हेलो गाइस, मेरा नाम नंदन है और आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। गाइस, इस वीडियो में आज हम चैप्टर 3 को पूरा कंप्लीट करने वाले हैं और आज की इस वीडियो में हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे भारत, चीन तथा अन्य देशों के बारे में कि इन देशों को चलाने की जिनकी व्यवस्था है वह कैसी है। तो चलिए बिना कोई देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आज हम पढ़ेंगे दक्षिण एशिया के देशों के बारे में। दक्षिण एशिया के अंदर कुल 7 देश है और वो कौन कौन से हैं? देखिए, पहला है हमारा पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, भारत और भूटान। यानी ये 7 देश हैं जो दक्षिण एशिया में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्या दिया है। दक्षिण एशिया विश्व का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसमें शामिल 7 देश भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका तथा मालदीव के लिए दक्षिण एशिया पद का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि जो हमारा दक्षिण एशिया है इसमें मैंने आपको पीछे बताया कि कितने देश शामिल है? 7 देश। और उन 7 देशों का नाम क्या है? भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका तथा मालदीव। ये 7 देश हैं जो दक्षिण एशिया में शामिल है। चलिए आगे देखते हैं। इस क्षेत्र की चर्चा में अफ़गानिस्तान और म्यांमार को भी शामिल किया जाता है। यानी कि दक्षिण एशिया में हम अफ़गानिस्तान और म्यांमार को भी ऐड करते हैं, शामिल करते हैं। आगे देखिए, दक्षिण एशिया के देशों में आपस में सहयोग और संघर्ष का दौर चलता रहता है। यानी जो हमारा दक्षिण एशिया है इनके देश जो हैं, यानी 7 ये और 2 ये 9, इन 9 देशों के बीच क्या होता है कि आपस में संघर्ष चलता ही रहता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, चीन को दक्षिण एशिया का देश नहीं माना जाता। यानी चीन को दक्षिण एशिया का देश नहीं माना जाता है। आगे क्या कह रहा है? उत्तर की विशाल पर्वत श्रृंखला, दक्षिण का हिंद महासागर, पश्चिम का अरब सागर और पूर्व में मौजूद बंगाल की खाड़ी दक्षिण एशिया को भौगोलिक विशिष्टता प्रदान करता है। यानी कि जो हमारा दक्षिण एशिया है इनके उत्तर में क्या है? हिमालय पर्वत श्रृंखला, दक्षिण में है हिंद महासागर, पश्चिम की ओर कौन है? पश्चिम की तरफ है अरब सागर और पूरब में कौन है? पूरब में है हमारा बंगाल की खाड़ी। ये सारी चीज़ क्या है कि दक्षिण एशिया को एक भौगोलिक विशिष्टता प्रदान करता है। चलिए आगे देखते हैं। दक्षिण एशिया के विभिन्न देशों में एक सी राजनीतिक प्रणाली नहीं है। यानी जो हमारा दक्षिण एशिया है इनके सभी देश, जो भी देश हैं, इनमें एक सी राजनीतिक प्रणाली नहीं है। सबके अंदर जो राजनीतिक व्यवस्था है वह अलग अलग है। चलिए आगे देखते हैं। भारत और श्रृंखला में आज़ादी के बाद से ही लोकतंत्र स्थापित है। यानी कि भारत और श्रीलंका ऐसे 2 देश हैं जिसके अंदर क्या है कि आज़ादी के बाद से ही लोकतंत्र स्थापित है। और आपको पता होगा कि हमारा भारत कब आज़ाद हुआ था? भारत आज़ाद हुआ था 1947 में। और जो श्रीलंका है, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? श्रीलंका आज़ाद हुआ था 1948 में। यानी कि भारत की आज़ादी के 1 साल बाद श्रीलंका आज़ाद हुआ है। और आज़ादी से ही भारत और श्रीलंका दोनों देश के अंदर क्या है कि लोकतंत्र स्थापित है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, 1 अप्रैल 2022 को श्रीलंका में राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्ष द्वारा आपातकालीन की घोषणा की गई। यानी 1 अप्रैल 2022 को क्या हुआ था कि श्रीलंका के अंदर राष्ट्रपति कौन? गोतबाया राजपक्षे, इनके द्वारा क्या हुआ कि आपातकालीन घोषित की गई। आगे देखिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश में कभी लोकतंत्र और कभी सैन्य शासन रहा है। यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश 2 ऐसे देश हैं जिसमें कभी लोकतंत्र रहता है तो कभी सैन्य शासन होता है। अगला क्या है? नेपाल में 2006 तक संवैधानिक राजतंत्र था और बाद में लोकतंत्र की बहाली हुई। यानी कि नेपाल के अंदर क्या है कि 2006 तक
संवैधानिक राजतंत्र था, यानी कि राजा तो थे लेकिन राजा के पावर पे भी कुछ लगाम लगाए गए थे संविधान के जरिए, यानी उसे हम कहते हैं संवैधानिक राजतंत्र। आगे देखिए, भूटान 2008 में संवैधानिक राजतंत्र बना, यानी भूटान कब बना? भूटान 2008 में संवैधानिक राजतंत्र बना। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, मालदीव सन 1968 तक सल्तनत हुआ करता था, अब यहाँ पर लोकतंत्र है। यानी मालदीव में क्या था कि 1968 तक सल्तनत हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पे लोकतंत्र स्थापित है। आगे क्या कह रहा है? दक्षिण एशिया के लोग लोकतंत्र को अच्छा मानते हैं और प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र की संस्थाओं का समर्थन करता है। यानी कि जो हमारे दक्षिण एशिया के लोग हैं, देखिए क्या हुआ था कि एक बार दक्षिण एशिया के लोगों के बीच सर्वे हुआ और ये देखा गया कि लोकतंत्र के समर्थक में कितने लोग खड़े हैं और इसके अगेंस्ट कितने लोग खड़े हैं। तो ये पाया गया कि दक्षिण एशिया के ऑलमोस्ट लोग लोकतंत्र के समर्थक हैं, यानी कि लोकतंत्र के साथ हैं और अपने देश में लोकतंत्र स्थापित करना चाहते हैं। आगे देखिए क्या हुआ। दक्षिण एशिया के लोकतंत्र के अनुभवों से लोकतंत्र के बारे में प्रचलित यह भ्रम टूट गया कि लोकतंत्र सिर्फ विश्व के धनी देशों में फल फूल सकता है। यानी कि क्या हुआ कि दक्षिण एशिया के देशों के वजह से एक भ्रम टूटा कि ये दावा किया जाता था कि जो लोकतंत्र है वह केवल धनी देशों के लिए है। ऐसा नहीं है, यानी कि एक गरीब देश भी लोकतंत्र स्थापित कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, पाकिस्तान, यानी अब हम पढ़ेंगे पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान की राजनीतिक व्यवस्था में सेना बहुत प्रभावशाली है। यानी कि जो पाकिस्तान का राजनीतिक व्यवस्था है वह कैसा है? वह सैन्य शासन है, वहाँ पे सेनाओं का शासन है। क्या कह रहे हैं? यहाँ बार बार सैन्य शासन लोकतंत्र को कुचलता रहता है। ऐसा ही बांग्लादेश में भी हुआ है। यानी कि पाकिस्तान और बांग्लादेश, मैंने आपको पीछे बताया था कि पाकिस्तान और बांग्लादेश दो ऐसे देश हैं जहाँ क्या है? सैन्य शासन है और यहाँ पर लोकतंत्र को हमेशा कुचलते रहते हैं। आगे देखिए क्या कह रहे हैं। सर्वप्रथम देश की भागदौड़ जनरल अयूब खान ने ली, फिर जनरल याहिया खान, तत्पश्चात जनरल जिया उल हक और लास्ट 1999 में क्या हुआ कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने जनता द्वारा निर्वाचित सरकार को हटाकर सैनिक शासन की स्थापना की। यानी आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है कि बार बार लोकतंत्र को कुचलकर और सैन्य शासन को अपनाया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। कुछ समय के लिए अवश्य जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो तथा नवाज शरीफ के नेतृत्व में पाकिस्तान में लोकतंत्र सरकार कार्यरत रही। फिर क्या हुआ? जून 2013 में नवाज शरीफ के नेतृत्व में पाकिस्तान में लोकतंत्र सरकार की स्थापना हुई, परंतु 2017 में उन्हें वित्तीय भ्रष्टाचार के मामले में पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय दोषी ठहराया तथा पद से हटाते हुए 10 साल की सज़ा का आदेश दिया। यानी कि क्या हुआ कि 2013 के टाइम पर पाकिस्तान के अंदर लोकतंत्र सरकार स्थापित हुई, लेकिन ठीक 4 साल बाद, कब? 2017 में नवाज शरीफ को क्या किया गया कि वित्तीय भ्रष्टाचार के मामले में पाकिस्तान का जो सर्वोच्च न्यायालय था वह दोषी ठहराया और उन्हें 10 साल की सज़ा सुना दी। आगे देखिए क्या कह रहा है। जुलाई 2018 में पाकिस्तान में हुए आम चुनाव में इमरान खान के नेतृत्व में लोकतंत्र सरकार का गठन हुआ। यानी जुलाई 2018 में क्या हुआ कि इमरान खान के नेतृत्व में ही दोबारा से लोकतंत्र की स्थापना हुई। फिर 11 अप्रैल 2022 को शहबाज शरीफ ने 23वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला।
यानी 11 अप्रैल 2022 को कौन? शहबाज शरीफ, इन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में पूरा का पूरा कार्यभार संभाला। अब चलिए आगे देखते हैं। पाक में लोकतंत्र के असफल होने के कारण, यानी पाकिस्तान में जो हमारा लोकतंत्र है वह असफल बार बार क्यों हो रहा है, इसके कुछ कारण हैं। देखिए क्या कह रहे हैं। यहाँ सेना, धर्मगुरु और भूस्वामी अभिजनों का सामाजिक दबदबा है, जिसकी वजह से निर्वाचित सरकार को गिराकर सैनिक शासन कायम हुआ है। यानी क्या कह रहा है कि जो हमारा पाकिस्तान है, पाकिस्तान में सेना का, धर्मगुरु का और भूस्वामियों का दबदबा है, यानी इनका वर्चस्व है, जिसके कारण क्या होता है कि बार बार लोकतंत्र को हटाकर और सैनिक शासन को स्थापित कर दिया जाता है। पाकिस्तान की भारत के साथ तनातनी रहती है, जिसकी वजह से सेना समर्थक समूह ज़्यादा मजबूत है। यानी जो हमारा पाकिस्तान है, पाकिस्तान और भारत के बीच क्या होता है कि हमेशा अनबन होती रहती है, यानी कि तनातनी होती ही रहती है, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि सेना समर्थक समूह ज़्यादा मजबूत रहती है। चलिए आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समर्थन का भी अभाव है, यानी कि जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय समर्थन, जो हमारा जैसे यूएस है या बड़े बड़े देश जो भी है, चीन, सब ये क्या करते हैं कि पाकिस्तान को उकसाते हैं सैन्य शासन की व्यवस्था लागू करने के लिए। ये अपने स्वार्थ के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल करता है और पाकिस्तान नादानी में इनकी बातें मानता रहता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर कभी भी लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पा रहा है। और देखिए क्या कह रहा है। अमेरिकी तथा अन्य पश्चिमी देशों ने अपने स्वार्थ से गुजरे वक्त में पाकिस्तान में सैनिक शासन को बढ़ावा दिया है। मैंने आपको बताया था कि जो हमारा अमेरिका है वह अपने स्वार्थ के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल करता है, यहाँ पर लोकतंत्र स्थापित नहीं होने देता और सैनिक शासन को स्थापित करवा देता है। और गाइस, जो पॉइंट अभी आपने पढ़ा है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थापित ना होने के कारण, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप जब देखेंगे तो आप 90% चांस है कि आप इस क्वेश्चन को इस चैप्टर में से ज़रूर ही क्वेश्चन पेपर में पाएंगे ही पाएंगे कि पाकिस्तान के अंदर लोकतंत्र स्थापित ना होने के कारण क्या है। तो प्लीज़ आप एक बार रिवर्स करके और वीडियो को दोबारा से देखें और ध्यान से समझें कि पाकिस्तान में लोकतंत्र क्यों स्थापित नहीं हो पा रहा है। अब चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए आगे क्या कह रहा है। पाकिस्तान में लोकतंत्र कायम रहने के कारण, देखिए पाकिस्तान में सैन्य शासन तो है, लेकिन फिर भी कभी कभी क्या होता है कि लोकतंत्र स्थापित हो जाता है। और इसके क्या कारण है कि लोकतंत्र स्थापित हो जाते हैं। देखिए, पाकिस्तान में स्वतंत्रता और साहसी प्रेस मौजूद है, यानी कि पाकिस्तान में कुछ स्वतंत्र और साहसी यानी पावरफुल प्रेस भी यानी कि मीडिया मौजूद है, जो सैन्य शासन की बुराई करता है और लोकतंत्र को बढ़ावा देता है। आगे क्या कह रहा है। पाकिस्तान में मानवाधिकार आंदोलन भी काफ़ी मजबूत है, यानी पाकिस्तान के अंदर जो मानवाधिकार का आंदोलन है वह भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत यानी कि स्ट्रॉन्ग है। अब हम पढ़ते हैं नेपाल के बारे में। देखिए क्या कह रहा है। नेपाल में लंबे समय तक राजा और लोकतंत्र समर्थकों में अनबन रही है। अब वहाँ राजनीतिक में माओवादी भी बहुत प्रभावी हो गए हैं। यानी कि जो नेपाल है, नेपाल में क्या हुआ है कि काफ़ी लंबे समय तक राजा और लोकतंत्र समर्थक के बीच अनबन यानी लड़ाई चलती रही है। और अब वहाँ क्या है कि वहाँ राजनीति में माओवादी भी बहुत ज़्यादा प्रभावी हो गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है। नेपाल में राजा की सेना, लोकतंत्र समर्थक और माओवादियों के बीच लंबा संघर्ष चला है। यानी नेपाल में क्या है कि राजा की सेना, लोकतंत्र समर्थक और तीसरा कौन, माओवादी, इन तीनों के बीच क्या हुआ है कि लंबा संघर्ष यानी कि लंबा
लड़ाई चला है। 2008 में क्या हुआ कि राजतंत्र को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया और यहाँ पर लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना कर दी गई। और फिर 2015 में नेपाल का अपना नया संविधान भी बनाया गया। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला है हमारा श्रीलंका। यानी मैंने आपको बताया था कि श्रीलंका कब आज़ाद हुआ। वह आज़ाद हुआ था 1948 को, यानी कि 1948 को। भारत के आज़ादी के ठीक एक साल बाद श्रीलंका भी आज़ाद हो गया। आगे क्या कह रहे हैं? श्रीलंका एक सफल लोकतंत्र और सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में अपनी अच्छी स्थिति के बावजूद सिंहली और तमिल समुदाय के जातीय संघर्ष का शिखर रहा है। यानी कि जो श्रीलंका है वह क्या है कि उसके अंदर लोकतंत्र और सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में अपना एक अच्छा स्थिति बना रखा है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी क्या है कि यहाँ के सिंहली और तमिल के बीच आपस में जाति विवाद होते रहते हैं। जो सिंहली है वह श्रीलंका का मूल निवासी हैं और तमिल जो भारत से जाकर श्रीलंका में बस गए। यानी कि जो सिंहली है वह सिंहली कौन है? श्रीलंका का अपना मूल निवासी है और तमिल लोग भारत से जाकर श्रीलंका में बस गए हैं। और वो क्या कह रहे हैं? वो यह चाहते हैं कि जो तमिल का इलाका है उनको एक अलग देश बना दिया जाए, यानी कि उनको एक अलग देश घोषित कर दिया जाए। वह ना तो भारत के साथ आना चाहते हैं और ना ही श्रीलंका के साथ रहना चाहते हैं। तो तमिल का इलाका है वह चाहता है कि हमें एक अलग देश का निर्माण करने दें। अब चलिए आगे देखते हैं। यह संघर्ष मुख्य रूप से तमिलों द्वारा श्रीलंका में अलग राष्ट्र की मांग एवं संसाधनों पर आधारित के लिए था। वहीं दूसरी ओर सिंहली समुदाय लगातार उनकी इस मांग का विरोध किया जा रहे हैं। यानी कि जो हमारा तमिल, मैंने आपको बताया था, तमिल क्या कह रहे हैं कि जो श्रीलंका के अंदर तमिल जहाँ पे बसे हुए हैं जिस एरिया में, वह चाहते हैं कि उतने एरिया को अलग देश घोषित कर दें। लेकिन इसी वजह से क्या है कि जो श्रीलंका का अपना मूल निवासी है कौन? सिंहली, वो इन बातों से चिढ़े हुए हैं। यानी कि इन बातों से उनको गुस्सा आता है और इन दोनों के बीच क्या होता है कि एक मतभेद हो जाते हैं। किनके बीच? तमिल और सिंहली लोगों के बीच। यानी श्रीलंका के अंदर क्या है कि जातीय विवाद है। आगे देखिए क्या कह रहे हैं। वर्तमान में श्रीलंका गंभीर आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। यानी अभी क्या है कि श्रीलंका एक गंभीर आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए क्या हुआ कि 1989 में क्या हुआ कि भारत के सरकार थे वह क्या किए कि श्रीलंका में चल रहे कौन से विवाद? जातीय विवाद, तमिल और सिंहली के बीच में जो चल रहे थे जातीय विवाद, इन विवादों के बीच में जो भारत है, भारत ने क्या किया कि प्रत्यक्ष रूप से वहाँ पे भाग लिया, वह भी शामिल हुए। फिर क्या हुआ? भारत सरकार ने श्रीलंका से एक समझौता किया। यानी भारत सरकार और श्रीलंका के बीच एक समझौता हुआ और तमिलों के बीच रिश्ता सामान्य करने के लिए सेना को भेजा। यानी कि भारत सरकार ने क्या किया कि श्रीलंका के साथ एक समझौता किया और उस समझौते के तहत उन्होंने क्या किया कि तमिलों के साथ रिश्ता नॉर्मल करने के लिए, सामान्य करने के लिए भारत सरकार ने अपनी सेना श्रीलंका के अंदर भेजी। आगे देखिए क्या हुआ। भारतीय सेना की उपस्थिति को श्रीलंका की जनता ने खास पसंद नहीं किया। यानी भारतीय सेना जो श्रीलंका में जाकर एंटर करे थे, उन्हें देखकर श्रीलंका के अपने जनता कौन? सिंहली, वह इस चीज़ को पसंद नहीं कर रहे थे कि उनके देश में भारतीय सेना एंटर कर रखे हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या हुआ। सन 1989 में भारत ने अपनी शांति सेना को बिना लक्ष्य प्राप्त किए वापस बुला लिया। यानी 1989 में जो भारतीय सेना श्रीलंका गए हुए थे उनको
बिना लक्ष्य प्राप्त किए यानी बिना सक्सेसफुल हुए वह वापस इंडिया आ गए, उनको वापस इंडिया बुला लिया गया। नॉर्वे और आइसलैंड जैसे देशों ने अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता की भूमिका निभाई, यानी नॉर्वे और आइसलैंड जैसे देश थे, उन्होंने भी क्या किया कि अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता की भूमिका निभाई। अतः सशस्त्र संघर्ष समाप्त हुआ, क्योंकि 2009 में लिट्टे यानी LTTE को ख़त्म कर दिया गया। यानी क्या हुआ कि सन 2009 में जो संघर्ष था हमारा, वह संघर्ष समाप्त हो गया, शस्त्रों का संघर्ष समाप्त हो गया। और 2009 में कौन आया, आ गया एक रूल, एक नियम आया जिसका नाम क्या दिया गया था, लिट्टे। और लिट्टे का फुल फॉर्म क्या होता है, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम, यानी कि LTTE। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा बांग्लादेश, यानी अब हम पढ़ेंगे बांग्लादेश के बारे में। देखिए क्या कह रहा है, 1947 से 1971 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का अंग था। यानी 1947 से लेके 1971 तक क्या था कि बांग्लादेश पाकिस्तान का ही एक अंग था, यानी पाकिस्तान का एक भाग था। और पाकिस्तान इसे क्या कहते थे, बांग्लादेश को कहा जाता था पूर्वी पाकिस्तान। अंग्रेजी राज के समय से बंगाल और असम के विभाजित हिस्से से पूर्वी पाकिस्तान का यह क्षेत्र बना था। यानी कि जब अंग्रेज इंडिया के अंदर थे, उसी टाइम पर बंगाल और असम को विभाजित कर दिया गया था। और जब विभाजित किया गया था, उसी टाइम पर जो बांग्लादेश था, इनको पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना गया। और बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग कब हुआ, वह हुआ 1971 में। यानी कि 1971 में बांग्लादेश अपने आप को पूरी तरह से प्रस्तुत किया। देखिए आगे क्या हुआ, इस क्षेत्र के लोग पश्चिमी पाकिस्तान कौन सा, जो अब के हमारा पाकिस्तान है, उसको हम पहले पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से जानते थे। यानी कि जो बांग्लादेश के लोग थे वह पश्चिमी पाकिस्तान यानी पाकिस्तान के दबदबे और अपने ऊपर उर्दू भाषा को लादने के खिलाफ थे। यानी कि जो बांग्लादेश के लोग थे वह पश्चिमी पाकिस्तान के दबदबे और अपने खुद के ऊपर उर्दू भाषा को लादने के खिलाफ थे। वह पाकिस्तान के रूल नियमों को फॉलो नहीं करना चाहते थे। आगे क्या हुआ, इस क्षेत्र के लोगों ने बंगाली संस्कृति और भाषा के साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार के खिलाफ विरोध करना शुरू कर चुका था। यानी कि जो बंगाल के लोग थे, उन्होंने क्या किया कि उनके साथ जो दुर्व्यवहार हो रहे थे, उनके संस्कृति और भाषा के साथ पाकिस्तान क्या कर रहे थे, दुर्व्यवहार कर रहे थे। तो इनके खिलाफ बंगाल के लोगों ने बोलना शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ, जनता ने राजनीतिक सत्ता में समुचित हिस्सेदारी की मांग उठाई। यानी जनता जो थे, बंगाल की जनता, उन्होंने क्या किया, उन्होंने राजनीतिक सत्ता में समुचित हिस्सेदारी की मांग उठाई। यानी उन्होंने पूरी तरह से अपने हिस्से की मांग कहाँ पे, उनके लोकतंत्र में यह मांग उठाई कि हमें एक पूरी तरह से स्वतंत्र कर दिया जाए, अपना एक देश बनाने दे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ की जनता ने प्रशासन में भी अपना नियोजित प्रतिनिधित्व की मांग उठाई। चलिए आगे देखते हैं। पश्चिमी पाकिस्तान के प्रभुत्व के खिलाफ जन संघर्ष का नेतृत्व शेख मुजीब उर रहमान ने किया। यानी जो हमारा पश्चिमी पाकिस्तान था, इनके खिलाफ जो संघर्ष चल रहे थे, जो विरोध चल रहे थे, उनका पूरा का पूरा नेतृत्व किसने किया, वह किया शेख मुजीब उर रहमान ने। ठीक है, इनके नेतृत्व में ही पश्चिमी पाकिस्तान का विरोध हुआ। चलिए आगे देखते हैं। 1970 के चुनाव में शेख मुजीबुर रहमान की नेतृत्व वाली सरकार अवामी लीग को पूर्वी पाकिस्तान की सारी सीटों पर विजयी मिली। यानी कि 1970 में क्या हुआ कि
शेख मुजीबुर रहमान जो थे उनको पूर्वी पाकिस्तान के सारी सीटों पर विजयी मिला। देखिए आगे क्या हुआ। अवामी लीग को संपूर्ण पाकिस्तान के लिए प्रस्तावित संविधान सभा में बहुमत हासिल हो गया। यानी कि अवामी लीग को क्या हुआ कि पूरे के पूरे पाकिस्तान में बहुमत हासिल हुआ। लेकिन सरकार पर पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं का दबदबा था। यानी कि क्या हुआ कि पूरी की पूरी जो बहुमत थी वह तो अवामी लीग को मिला, लेकिन इसके बावजूद भी जो सरकार के नेता थे यानी कि उन नेता के ऊपर पश्चिमी पाकिस्तान का दबदबा था। सरकार ने इस सभा को आहूत करने से इनकार कर दिया। यानी जो सरकार थे उन्होंने क्या किया कि इस सभा को यानी कि उनके सभा को आहूत करने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। आगे शेख मुजीब को गिरफ्तार कर लिया गया। यानी कि शेख मुजीब जो थे उनको गिरफ्तार कर लिया। चलिए आगे देखते हैं। जनरल याहिया खान के सैनिक शासन में पाकिस्तानी सेना ने पूर्वी पाकिस्तान की जनता के आंदोलन को कुचलने की कोशिश की। यानी कि जनरल याहिया खान जब सैनिक शासन आ गया था तो जनरल याहिया खान के नेतृत्व में क्या हुआ कि उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश के जो जनता थे उनकी आवाज़ को, उनके विरोध को कुचलने की कोशिश की। और उसकी वजह से क्या हुआ कि हज़ारों लोगों की जान चली गई, हज़ारों लोग मारे गए। पूर्वी पाकिस्तान से बड़ी संख्या में लोग भारत पलायन कर रहे थे। यानी कि पूर्वी पाकिस्तान कौन सा, बांग्लादेश। बांग्लादेश से युद्ध होने के कारण क्या हुआ कि काफ़ी बांग्लादेश के काफ़ी लोग थे वह भारत की ओर भागने लगे, भारत में आने लगे। और भारत के सामने इस वजह से क्या हुआ कि एक शरणार्थी का समस्या आन खड़ी हुई। शरणार्थी यानी कि जो हमारे देश का ना हो लेकिन हमारे देश में आकर बस जाए, उसे हम कहते हैं शरणार्थी। ठीक है। यानी कि जब पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच युद्ध हो रहे थे तो उस टाइम पे क्या हुआ कि काफ़ी ज़्यादा पूर्वी पाकिस्तान के लोग यानी कि बांग्लादेश के लोग काफ़ी ज़्यादा क्या हुए कि भारत में आकर शरण लेने लगे, और उन्हें ही हम क्या कहते हैं, शरणार्थी। चलिए आगे देखते हैं। भारत की सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की आज़ादी की मांग की। यानी कि जो भारत के सरकार थे उन्होंने क्या किया कि पूर्वी पाकिस्तान कौन सा, बांग्लादेश, बांग्लादेश की आज़ादी की मांग की और उन्हें वित्तीय और सैन्य सहायता दी। यानी पूर्वी पाकिस्तान को वित्तीय, पैसा और सेना की सहायता की। कौन, भारत। और इसके कारण क्या हुआ कि 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ गया, यानी युद्ध होना शुरू हो गया। फिर क्या हुआ, युद्ध की समाप्ति पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेनाओं के आत्मसमर्पण तथा एक स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश के निर्माण के साथ हुई। यानी कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ तो क्या हुआ कि पूर्वी पाकिस्तान के अंदर यानी बांग्लादेश के अंदर क्या हुआ कि कई सारे पाकिस्तानी सेना पकड़े गए। ठीक है, और उनको बुरी तरह से मारे। लेकिन देखिए, जब पाकिस्तान का हो या फिर किसी और देश का सेना पकड़े जाएं तो उनको ज़्यादा मारते नहीं हैं, उनको बस एक टाइप से बंदी बना के रखा जाता है। तो क्या हुआ कि पूर्वी पाकिस्तान के अंदर जो पश्चिमी पाकिस्तान के सेना थे वह खुद को आत्मसमर्पण कर दिया। क्यों? क्योंकि भारत और पाकिस्तान के युद्ध में पाकिस्तान की हार हुई थी। और फिर क्या हुआ कि जब पाकिस्तान यानी कि पश्चिमी पाकिस्तान के सेना जब खुद को आत्मसमर्पण किया तब जाकर एक नया राष्ट्र का निर्माण हुआ जिसका नाम क्या पड़ा, बांग्लादेश। ठीक है, और बांग्लादेश को हम इतने देर से पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते थे। यानी अब बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरे। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या हुआ। बांग्लादेश ने अपना संविधान बनाकर उसमें अपने को धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक तथा समाजवादी देश घोषित किया। यानी बांग्लादेश ने क्या किया
कि अपना संविधान बनाया और उसमें खुद को यानी कि अपने आप को उसने क्या घोषित किया कि वह बांग्लादेश जो है वह धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक तथा समाजवादी देश है। चलिए आगे देखते हैं। बांग्लादेश में बहुदलीय चुनावों पर आधारित प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र कायम है। यानी बांग्लादेश में क्या है कि बहुदलीय चुनावों पर आधारित प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र अभी तक कायम है। गाइस देखिए, ये जो मैंने आपको पूरी कहानी सुनाया, ये पूरी कहानी बांग्लादेश की है, ठीक है। अब मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ क्या हुआ था कि जो हमारा बांग्लादेश था, बांग्लादेश पहले यानी कि 1971 से पहले बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। यानी बांग्लादेश भी एक पाकिस्तान का ही हिस्सा हुआ करता था। क्या हुआ कि जब बांग्लादेश के ऊपर पश्चिमी पाकिस्तानों का दबदबा बढ़ गया, यानी कि इनका वर्चस्व बढ़ने लगा, ये धीरे धीरे तानाशाही होने लगे बांग्लादेश के लिए, तब जाकर बांग्लादेश के खुद के जनता जो थे उन्होंने क्या किया कि पश्चिमी पाकिस्तान के खिलाफ आंदोलन यानी कि विरोध करना शुरू कर दिया। और फिर क्या हुआ कि जब पाकिस्तान इस विरोध का शांत नहीं कर पा रहे थे तो उन्होंने क्या किया कि सेना का सहायता लिया और बांग्लादेश वासियों को मार पीट कर शांत करने की कोशिश की। जब इन पर दबाव दिया गया तब बांग्लादेश के जो लोग थे वह क्या किए कि भारत से मदद मांगी और भारत में शरणार्थी के रूप में कई सारे बांग्लादेशी लोग आकर बस गए। फिर क्या हुआ कि भारत ने क्या किया कि इनको वित्तीय सहायता यानी कि धन दिया और अपनी सेनाएं दी कि अपने देश से यानी अपने राज्य से पाकिस्तानी सेना को वापस भेज दे यानी कि भगाए। अब देखिए आगे क्या हुआ। जब पाकिस्तानी सेना को हटाने के लिए बांग्लादेश को भारत ने अपनी सेनाएं दी, तब पाकिस्तान और भारत के बीच एक डायरेक्टली युद्ध होना शुरू हो गया। फिर क्या हुआ कि पाकिस्तान और भारत के युद्ध में पाकिस्तान की हार हुई, यानी पाकिस्तान बुरी तरह से हार गया, जिसके कारण जो हमारा बांग्लादेश था, बांग्लादेश जीता और उन्होंने खुद को यानी कि अपने आप को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया। और जब इन्होंने बांग्लादेश ने जब अपना संविधान बनाया तो अपने संविधान में खुद को क्या कहा कि बांग्लादेश एक धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक तथा समाजवादी देश है। यानी कि बांग्लादेश खुद को धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और समाजवादी देश घोषित किया। तो ये थी बांग्लादेश की स्टोरी। अब चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, दक्षिण एशिया का वह कौन सा देश है जिसकी स्वतंत्रता में भारत की भूमिका अहम रही है। यानी कि दक्षिण एशिया का ऐसा कौन सा देश है जिसमें भारत ने उनको स्वतंत्रता लाने में अहम भूमिका निभाई है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, नेपाल राजतंत्र को ख़त्म करने के बाद लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना। गाइस इन दोनों के बारे में मैंने अभी आपको बताया था, तो आप जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला है हमारा मालदीव। यानी कि मालदीव 1968 तक सल्तनत हुआ करता था। 1968 में यह एक गणतंत्र बना और शासन की अध्यक्षात्मक प्रणाली अपनाई गई। इसके बाद क्या हुआ कि सन 2005 के जून में मालदीव की संसद ने बहुदलीय प्रणाली को अपनाने के पक्ष में एक मत से मतदान किया। यानी कि 2005 के जून में क्या हुआ कि मालदीव के जो संसद थे उसमें बहुदलीय प्रणाली को अपनाने के लिए एक मत हुआ, यानी कि मतदान, ये वोट हुआ। चलिए आगे देखते हैं क्या हुआ। देखिए मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि MDP का देश के राजनीतिक मामलों में प्रभुत्व है। यानी मालदीव में क्या था, इकलौता पार्टी था और उस पार्टी का नाम क्या था, मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं MDP। यानी M फॉर मालदीवियन, D फॉर डेमोक्रेटिक और P फॉर पार्टी। आगे देखिए क्या हुआ।
सन 2005 के चुनाव में, मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि 2005 में एक बहुदलीय के मामले में चुनाव हुआ, यानी कि वोट हुआ, और उसका रिजल्ट क्या हुआ। इस चुनाव के बाद मालदीव में लोकतंत्र मजबूत हुआ है, यानी कि इस चुनाव के बाद क्या हो गया कि लोकतंत्र मजबूत हुआ। कहाँ पे? मालदीव में। क्यों? क्योंकि इस चुनाव में विपक्षी दलों को कानून मान्यता दे दी गई। यानी कि 2005 के चुनाव के बाद क्या हुआ कि मालदीव में विपक्षी दलों के भी मान्यता दे दी गई। आगे क्या हुआ? मालदीव के साथ भारत के संबंध सौहार्दपूर्ण तथा गर्म जोश से भरे हैं। यानी मालदीव के साथ जो भारत का संबंध है वह कैसा है? वह एक गर्म संबंध है। ठीक है, गर्म और जोश से भरा हुआ संबंध है। चलिए आगे देखते हैं। 1988 में मालदीव में भारत के सैनिक द्वारा किए गए षड्यंत्र को नाकाम करने के लिए भारत ने वहां अपनी सेना भेजी। यानी कि क्या हुआ कि 1988 में मालदीव के भारत के जो सैनिक थे उन षड्यंत्र को, उनके द्वारा बनाए गए षड्यंत्र को नाकाम करने के लिए, यानी कि फेल करने के लिए भारत ने वहाँ पर, कहाँ पे? मालदीव में अपने सैनिक भेज दिए। फिर क्या हुआ? भारत ने मालदीव की आर्थिक विकास, पर्यटन और मत्स्य उद्योग में भी सहायता की है। यानी कि जो भारत है हमारा, भारत ने मालदीव की और भी कई जगह पर हेल्प किया है। और वो कौन कौन से क्षेत्र है? वह है हमारा आर्थिक विकास, पर्यटन और मत्स्य उद्योग में। इन सब में भारत ने क्या किया है कि मालदीव की सहायता की। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला पॉइंट है हमारा भारत और दक्षिण एशिया। दक्षिण एशिया के भूगोल में भारत बीच में स्थित है और बाकी देश भारत के सीमा के इर्द गिर्द पड़ते हैं। यानी कि दक्षिण एशिया जो है हमारा, उसके भूगोल में, यानी कि उनके ज्योग्राफी में जो हमारा भारत है वह बीच में पड़ता है, और जो बाकी देश है वह भारत के सीमा से इर्द गिर्द, यानी कि उनके आसपास, उनके अटैच में है, भारत के टचिंग में है बाकी सारे देश। आगे देखिए क्या कह रहा है। कुछ छोटे देशों का मानना है कि साफ्टा की ओट लेकर भारत उनके बाजार में सेंध मारना चाहते हैं। यानी कुछ जो छोटे देश है वह ये सोचते हैं कि जो भारत है, भारत साफ्टा की मदद से उनके बाजार को, यानी कि छोटे देश के बाज़ारों को सेंध मारना चाहते हैं, यानी कि उन पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहते हैं। जबकि भारत ने साफ्टा इसलिए बनाया था ताकि उन छोटे देशों का भी विकास हो सके। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या कह रहा है। छोटे देशों को भय है कि भारत उनके समाज और राजनीति पर असर डालना चाहता है। यानी कि जो छोटा देश है उनको क्या भय है कि जो भारत है हमारा, भारत उन छोटे देशों के समाज और राजनीति पर असर डालना चाहता है। जबकि भारत का साफ्टा के द्वारा मेन उद्देश्य क्या था कि उन छोटे देशों का भी विकास करवाना भारत का उद्देश्य था। बट ये छोटे देश भारत को गलत समझ रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या है। भारत का मानना है कि साफ्टा से इस क्षेत्र के हर देश को लाभ होगा। मैंने अभी आपको बताया कि भारत साफ्टा के मदद से क्या करना चाहते थे कि हर एक देश को लाभ पहुंचाना चाहता था। लेकिन इस क्षेत्र में मुक्त व्यापार बढ़ाने में राजनीतिक मसलों पर सहयोग ज़्यादा बेहतर होगा। यानी देखिए क्या कह रहा है कि जो हमारा साफ्टा है इसकी मदद से मुक्त व्यापार, यानी कि खुली अर्थव्यवस्था को अपनाने में राजनीतिक मसलों पर भी सहयोग ज़्यादा बेहतर होगा। भारत का मानना है कि इस क्षेत्र में मुक्त व्यापार बढ़ाने में राजनीतिक मसलों पर सहयोग ज़्यादा बेहतर होगा। यानी भारत का मानना क्या है कि इन जो हमारा दक्षिण एशिया के जो देश हैं छोटे छोटे, इन देशों में, इन क्षेत्रों में मुक्त व्यापार को बढ़ाना और राजनीतिक मामलों पर सहयोग करना ज़्यादा बेहतर होगा। आगे देखिए क्या कह रहा है।
भारत नहीं चाहता है कि दक्षिण एशिया के देशों में अस्थिरता पैदा हो। क्यों? क्योंकि ऐसी स्थिति में बाहरी ताकतों को इस क्षेत्र में प्रभाव जमाने में मदद मिलेगी। यानी कि भारत ऐसा नहीं चाहता है कि दक्षिण एशिया के जो देश हैं, ठीक है, उनके बीच अस्थिरता पैदा हो, यानी कि वह विकास ना करे, वह रुक जाए, ऐसा भारत नहीं चाहता। क्योंकि ऐसी स्थिति में क्या होता है कि बाहरी ताकत जो है वह हम पे अपना प्रभाव जमाना शुरू कर देता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे हमारा चीन और अमेरिका की दक्षिण एशिया की राजनीति में भूमिका। यानी चीन और अमेरिका जो है बड़े बड़े देश, इन्होंने दक्षिण एशिया की राजनीति में भूमिका निभाई है। चलिए इसके बारे में डीपली जानते हैं। देखिए आगे क्या कह रहा है। चीन और अमेरिका जो है इनका दक्षिणी एशिया की राजनीति में बहुत ज़्यादा अहम भूमिका है। पिछले कुछ वर्ष में भारत और चीन के संबंध बेहतर हुए हैं। यानी कि पिछले कुछ सालों से भारत और चीन के जो संबंध है वह काफ़ी ज़्यादा बेहतर हुए हैं। चीन की रणनीति साझेदारी पाकिस्तान के साथ है। यानी जो चीन की रणनीति साझेदारी है वह पाकिस्तान के साथ है, जो कि भारत चीन संबंध में एक बड़ी कठिनाई है। आगे क्या बता रहे हैं। अमेरिका ने शीत युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ संबंध बेहतर किए हैं। यानी कि अमेरिका जो था, यूएस ने क्या किया है, शीत युद्ध के बाद जब यूएसएसआर यानी सोवियत संघ का जब विघटन हो गया, उसके बाद 1991 से भारत और पाकिस्तान के साथ भी एक अच्छा संबंध बनाने की कोशिश किया है और बना भी है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या कह रहे हैं। भारत और पाकिस्तान में आर्थिक सुधार हुए हैं। यानी भारत और पाकिस्तान में आर्थिक सुधार हुए हैं और उदार आर्थिक नीतियां अपनाई गई है। यानी उदार आर्थिक की जो नीतियां हैं वह भी दोनों देशों ने अपनाया है। इससे दक्षिण एशिया में अमेरिकी भागीदारी बढ़ी है। इसकी वजह से क्या हुआ कि दक्षिण एशिया के अंदर जो अमेरिका की भागीदारी थी, जो उनका भूमिका था, वह बढ़ा है। इस क्षेत्र की जनसंख्या और बाजार दोनों का आकार बड़ा है। यानी इस क्षेत्र के, दक्षिण एशिया का जो क्षेत्र है, इसके जनसंख्या और बाजार दोनों ही क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। अतः इस क्षेत्र की सुरक्षा और शांति के भविष्य से अमेरिका के हित भी बंधे हैं। यानी कि इस क्षेत्र के जो सुरक्षा और शांति का भविष्य है, उसके हित में जो अमेरिका है वह भी कार्य कर रहा है। इसी के साथ साथ आपका तीसरा चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट होता है। चलिए अब हम इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण एशिया में चारों तरफ भूमि से घिरे दो देशों के नाम बताएं। यानी दक्षिण एशिया में ऐसा कौन सा दो देश है जो चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है। चलिए, और दूसरा क्या है, मालदीव में किस पार्टी का दबदबा है। यानी मालदीव में, मैंने आपको बताया था पीछे कि मालदीव में एक पार्टी का दबदबा है, और वो कौन सी पार्टी है उसके बारे में आपको बताना होगा। और गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आप एक बार मैप में देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा कि दक्षिण एशिया में मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से देश शामिल है, और आप उसमें देख सकते हैं कि ऐसा कौन सा देश है जो चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है। तो इसी के साथ साथ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपने पीछे की 2 चैप्टर नहीं देखा है तो मैं ऊपर आई बटन पर और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।